तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एमडी यूनुस एनएसआर, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सिग्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है या फिर रासायनिक समीकरण क्या होती है, यानी अभिक्रिया, समीकरण, असमीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है और जब संतुलित किया जाता है तो क्या क्या सोचना है, या फिर जिस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया बनाए हमने, तो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें किस किस पदार्थ की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको पता है अभिकारक और प्रतिफल, ये दो चीज़ होने बहुत ज़रूरी है। तो अभिकारक और प्रतिफल के अलावा उसमें यह अणु परमाणुओं की भी संख्या देखी जाती थी, जिसे हम क्या करते थे, इक्वेशन को हम बैलेंस करते थे। तो ये सारे मैंने, और जो इक्वेशन बैलेंस करने के बाद या फिर इक्वेशन बनाने के बाद कुछ सूचनाएं प्राप्त होती थी, उसकी कुछ लाभ होती थी। क्या लाभ हुए, तो उनको मैंने सारे चीज़ों को एक एक करके अच्छे तरीके से बता दिया है। तो अगर किसी ने इस सीरीज़ के प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो जाके फर्स्ट वीडियो इस सीरीज़ का देख लें। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई के प्रति लगन में होंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल पे जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन का जो बटन होगा, घंटी का बटन, उसे आप पुश ज़रूर करें, जिससे कि आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें अपने क्लासमेट्स में, या फिर जो भी बच्चा है जो भी इस क्लास 10th का जो 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो 26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको उनके तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। चलिए, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस सीरीज़ से हम आपको पूरा चैप्टर को एकदम पूरा निचोड़ बता रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज हम लोग का जो पहला टॉपिक जो है ये है कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आपको पता है अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अभिकारक और प्रतिफल, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर अभिकारक होते हैं और वो अभिक्रिया करने के बाद, यानी अभिक्रिया क्या, यानी परस्पर वो संयोग करता है तो एक नया पदार्थ बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो गुण होता है दोनों का, जैसे कि प्रतिफल और जो आपके अभिकारक थे, यानी प्रतिफल को उत्पादक कहते हैं, तो उनका जो गुण होता है वो अलग हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ये है कि संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रिया। पहला नंबर है मेरा संयोजन या फिर संश्लेषण, यानी कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। सुनिएगा, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ में हो सकता है कौन कौन, तत्व, यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और नए पदार्थ का जो गुण होगा वो मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है। ऐसे समझिए इसको, आपको नाम से ही लग रहा होगा ये संयोग कर रहा है, जुड़ रहा है। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कि संयोग का मतलब हुआ क्या करना, जोड़ना। तो जब दो तत्व, ध्यान रखिएगा, जब भी दो तत्व या फिर दो यौगिक या फिर एक तत्व और एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया हो सकती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ आप देखिएगा दो तत्वों के बीच संयोजन दिखाया गया है। मतलब ये कि जैसे तत्व की बात करें तो कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, तो दो तत्व से मिलकर क्या बन गया, एक यौगिक बना। क्या बना, यौगिक, जिनका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस, जब हम लोग भोजन करते हैं या फिर सांस लेते हैं, उसके बाद जो फिर अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जो हम श्वास के द्वारा जो निकालते हैं, हम उसको क्या निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और हम जो निकालते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। दूसरा है कि एक तत्व और एक यौगिक के बीच संयोजन। देखिएगा, जैसे कि O2 यानी ऑक्सीजन तो एक तत्व हो गया, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो गाड़ी के धुआं निकलता है गाड़ी से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, यौगिक। तो एक यौगिक और एक ऑक्सीजन के बीच क्या हो गया, तो यहाँ संयोजन हो गया। तो क्या बना दिया, दो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड।
और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाया कितने, तो इसको संतुलित किया गया। देखिए क्यों संतुलित किया गया, क्योंकि इसमें O2 है। O2 के चक्कर में अगर C को मैं बात करूं तो ये 2 बनाया, जब C को 2 बनाया तो यहाँ भी C 2 बनेगा। क्यों, क्योंकि O यहाँ कितने हैं 2, इस पार में O2 है और इस पार में भी 2 O है, लेकिन एक O और है। अगर मैं इस O को ऐसे समझिए कि जैसे ये आप देख पा रहे हैं कि जैसे इस इक्वेशन को आप समझिए संतुलित है या फिर नहीं। तो कैसे पता करेंगे कि संतुलित है या नहीं, तो जैसे आप देख रहे हैं CO प्लस O2, ये है मेरा इक्वेशन। अब बन क्या रहा है, तो बन रहा है 2CO यानी 2CO2 ये बना नहीं, बल्कि इसको क्या किया है संतुलित। कैसे देखिएगा, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ बड़ा करके। जैसे आपका एक इक्वेशन है CO है प्लस O2, उसके बाद ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब ये अभिक्रिया ये दोनों में क्यों आया है, तो संतुलित किया गया है। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो O है O2 है, O2 है और यहाँ भी O2 है, लेकिन जैसे देखेंगे कि दाईं और बाईं ओर अगर करते हैं तो जो ऑक्सीजन की मात्रा इधर 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन इधर जो ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा बच जाता है। तो हम क्या करते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जो मेरा ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन, 2। तो इसलिए मैं यहाँ एक क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। अब इस 2 से 2 को गुना कीजिएगा तो 4 ऑक्सीजन हो गया। 4 तो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन कार्बन कितना बन गया, 2 बन गया। तो इसलिए यहाँ भी कार्बन कितना हो गया, 2। इसलिए ये लिखा गया है, संतुलित किया गया है। अगर इस इक्वेशन को देखें आप पहले वाले को, जैसे कि ये देख रहे थे कार्बन प्लस O2, ये वाला और क्या बनाया गया है CO2, संतुलित है या नहीं, देखिए O2 कार्बन कार्बन एकक, तो ये संतुलित। तो तत्व यौगिक। उसके बाद जब देखते 2 या 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक के बीच जब हम संयोजन करते हैं उसको देखते हैं। जब देख पा रहे होंगे कि 2 या 2 से अधिक यौगिक, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए तो CaO लिखा है मैंने, एक यौगिक है। क्यों है, क्योंकि Ca से क्या होता है, कैल्शियम, और ये O से ऑक्सीजन होता है। 2 तत्व है, कैल्शियम और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जिन पूरा तत्व यौगिक का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे ही काली चूना कहते हैं या फिर बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली चूना या फिर बुझा हुआ चूना कहते हैं। उसके साथ देखिए तो क्या है, H2O, यानी H2O मतलब जल है। H2O का मतलब क्या है, आपके पास जल है। ठीक है, और ये क्या बना रहा है, तीर के साथ, ध्यान दीजिए। तो हम नीचे लिख दे रहे हैं CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये है। अब देखिए इसको संतुलित करते हैं, पहले चेक करते संतुलित है नहीं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। देखिए ध्यान दीजिए, तो कैल्शियम की मात्रा इसमें कितना है, 1, यहाँ भी कैल्शियम 1। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, तो 2 ऑक्सीजन। तो इस O को 2 से गुना करेंगे, 2 ऑक्सीजन, साथ ही साथ H भी कितने हैं, 2, H भी 2, ये संतुलित है। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि 2 तत्व या फिर 2 यौगिक या फिर एक तत्व एक यौगिक के बीच जो है संयोजन अभिक्रिया हो सकती है। अब इसके बारे में कुछ स्टार दिए हैं, ध्यान दीजिए। भाखड़ा चूना का, यहाँ देखिएगा, भाखड़ा चूना का जलीय विलयन मकान की दीवारों पर सफ़ेदी करने यानी सफ़ेद रंग की पुताई करने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम सफ़ेदी कहते हैं। अच्छा, क्या होता है, कैसे होता है सफ़ेदी चमकता है, सुनिएगा कि जो भाखड़ा चूना वायु से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है और धीरे धीरे सफ़ेद कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है। कैल्शियम कार्बोनेट आप अंडा देखें व्हाइट कलर का, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिससे दीवार की जो सफ़ेद रंग होती है वो क्या हो जाती है और चमक बढ़ जाती है। तो ये तो था मेरा क्या, तो संयोजन अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, वियोजन या अपघटन। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को ध्यान से सुनिए। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन, क्या डीकम्पोजिशन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको। तो यानी डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का विघटन होना, टूटना, समझिए। वियोजन या अपघटन वह अभिक्रिया होता है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, ध्यान दीजिएगा, किसी यौगिक के बड़े अणु छोटे, यानी छोटे, यानी देखिए जिसमें किसी
यौगिक के बड़े अणु टूटकर क्या हो जाता है, दो या दो से अधिक, चाहे किस में टूटेगा, या तो वो सरल तत्व में टूटेगा या फिर यौगिक में टूटेगा। किसमें, तत्व या फिर यौगिक में। सरल तत्व या फिर यौगिक का निर्माण करते हैं। नए तत्व जो बनेगा, जो टूटने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा, और जो पहला जो बड़ा तत्व था यानी यौगिक था यानी पदार्थ थे, उनके जो गुण होंगे, जो अभी जो नए पदार्थ टूट के बने उनके जो गुण होंगे वो अलग अलग होंगे, एक जैसा नहीं होगा। ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा, मैंने एक स्टार लिखा है कि वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया के ठीक क्या होता है, उल्टा। यानी जो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है यहाँ टूटना। जैसे आप एक पदार्थ देख पा रहे होंगे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये देखिए क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। तो देखिए एक बड़ा पदार्थ है, देखिए तो ये दो छोटे छोटे यौगिकों में टूट गया। यहाँ देखिए तो ये वाला जो मेरा एग्जाम्पल है वो है पोटेशियम क्लोराइड। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। देखिए तो किसमें टूट रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड साथ ही साथ किसमें टूट रहा है, ऑक्सीजन में। किसमें टूट रहा है, ऑक्सीजन में। इसको संतुलित किया गया है, जैसे कि संतुलित, अब पहला वाला देखिए संतुलित करने की जरूरत नहीं है, पहला वाला में ही जो है, पहला वाला का अगर ध्यान देंगे तो इसमें ये संतुलित है, क्योंकि इस पार में Ca कितना है, 1, तो इस पार में भी Ca 1। O की बात करें तो 3 है, यानी C यानी C1 कैल्शियम हो गया। कार्बन की बात करें तो C1 है, यहाँ भी 1 है। O की बात करें तो O कितने, 3, 2 O और 1 O, कितने हो, 3 हो। तो पहला वाला तो संतुलित है। दूसरी की ओर चलते हैं, जैसे मैं देख लेता हूं, जैसे मेरा इक्वेशन है KCl O3, उसके बाद अभिक्रिया बनाने के बाद क्या बनता है, KCl प्लस O2। ठीक है, ध्यान दीजिए O2 है। अब ये कहता है संतुलित है या नहीं, ध्यान दीजिए कैसे देखेंगे। तो अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3, बड़ा पदार्थ में 3। अब ऑक्सीजन तो 2 चाहिए, और यहाँ 3, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, या फिर इस पार में 3 है तो इस पार में भी 3 होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 दूना 6 O हो गया। तो इस O को 6 बनाने के लिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे ही 2 से मैंने करा तो 6 O के चक्कर में जो KCl है, अब कितने KCl होंगे, 2। तो यहाँ देखिए KCl दिख रहा है आपको, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका यह इक्वेशन संतुलित हो जाएगा। अगर मैं तीसरा नंबर की बात करूं तो तीसरा नंबर जो है मेरा एकल विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एकल विस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिएक्शन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसका अन्य नाम भी है, देख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट याद ज़्यादा रहेगा। तो एकल विस्थापन का मतलब है कि एक तत्व का विस्थापित करेगा। कितने तत्वों को विस्थापित करेगा, वो एक तत्व को वो विस्थापित करेगा, ध्यान दीजिएगा। एकल विस्थापन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उसे विस्थापित कर दिया जाएगा। मतलब उसको एक जगह से हटा के जो बड़ा तत्व यानी पदार्थ में था यानी यौगिक में था, उसे वहां से निकाल के एक छोटे तत्व के रूप में उसे अलग किया जा सकता है, या फिर किसी दूसरे यौगिक में उसे ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ तो सीधी सी बात है, लिखा गया है एकल विस्थापन। जब एकल विस्थापन लिखा गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तत्व को वो क्या करेगा, विस्थापित करेगा। क्या करेगा, एक तत्व को वो क्या करेगा, विस्थापित करेगा। ध्यान दीजिए कैसे करेगा, उस चीज को देखते हैं हम लोग। तो आप यहाँ एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, नंबर ए में कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापित। अब ये समझिए, जो क्रियाशील ज्यादा होता है, क्रियाशील का मतलब होता है जिस चीज में आग जल्दी लग जाती है, ठीक है, यानी दहन की क्षमता ज्यादा होती है, दहन की क्षमता ज्यादा होती है। तो जो, या फिर कोई रिएक्शन करने की क्षमता जिसमें जल्दी होती है, जिसमें रिएक्शन करने की क्षमता जल्दी होती है, जो जिसमें धीरे धीरे होता है वो कम क्रियाशील है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो कम क्रियाशील धातु का जब अधिक क्रियाशील धातु से पाला पड़ा जाए, दोनों का संयोग किया जाए, तो जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील वाले धातु को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। मतलब कम वाले मतलब जो है क्रियाशील धातु को कहेगा कि आप यहाँ से जाइए और हम उसके पास जाके सड़ जाए। मतलब ये क्या करेगा, लाभान्वित करता है उस यौगिक को। जो अधिक क्रियाशील रहता है वो उसके साथ जाके सड़ जाता है, जो कम है उसको वो निकाल देता है।
जैसे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे कि ये देखिए तो Fe ये क्या है, आयरन है यानी लोहा है। उसके बाद देखिएगा कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट है। और कॉपर सल्फेट है तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट यानी Fe और Cu, ध्यान दीजिएगा, Fe मतलब आयरन हो गया और Cu मतलब कॉपर हो गया। अब Fe और Cu में अधिक क्रियाशील कौन है, तो Fe है। Fe अधिक क्रियाशील होने के कारण देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये FeCu को निकाल देता है, विस्थापित कर दिया, और उसके जगह पे कौन बैठ गया, Fe बैठ गया। जहां CuSO4 था अब वहां क्या हो गया, FeSO4। यानी इसका मतलब है कि कॉपर कम क्रियाशील था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है Cu। यहाँ अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे Cu यानी कॉपर में ये Ag+NO3, तो देखिए ये Cu जो है अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है, और Ag जो है वो कम क्रियाशील धातु है। इसीलिए ना Ag को क्या कर दिया गया है, विस्थापित कर दिया है, और Ag के जगह पे क्या आ गया है, तो कॉपर आ गया है। ध्यान दीजिएगा, आगे की ओर देखते हैं इसमें। तो आगे जब चलेंगे तो आगे देखेंगे आप क्या, तो एक और एग्जांपल है जिंक प्लस जो है कॉपर सल्फेट है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है। तो जो दिखेगा ये जो जिंक है, जिंक अधिक क्रियाशील है, वो भी किससे, फिर कॉपर से। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट को यानी कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि एक तत्व को हमेशा वो क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है, विस्थापित कर दिया जा रहा है, मतलब कि हटा दिया जा रहा है उसके जगह से दूसरे जगह पे। यानी जो कम क्रियाशील है उसको बोलता है वहां से आप निकल जाइए, और आप वहां जाके जो अधिक क्रियाशील है वो वहां जाके विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये था क्या। अब इसमें और एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। और ये तो अब देखिएगा कम क्रियाशील और धातु का उसके यौगिक से विस्थापन। अभी मैंने क्या पढ़ा कि जो अधिक क्रियाशील धातु होगा वो कम क्रियाशील धातु के साथ विस्थापित हो जाएगा। यानी कम क्रियाशील धातु को वो क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, मतलब उसे उस जगह से हटा दिया जाएगा। और जो अधिक क्रियाशील धातु है उसे यानी लालच देके अपने ओर ले आएगा। आगे देखते हैं कि कम क्रियाशील अधातु। अब देखिए धातु धातु में था, लेकिन अब क्या हो गया, अधातु। कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन। ठीक है, कम क्रियाशील अधातु का उसके क्या किससे मतलब जो है यौगिक से विस्थापित करेगा, यानी विस्थापित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं सोडियम ब्रोमाइड, पहला नंबर क्या है, सोडियम। अच्छा एक बात और धातु है, जैसे कि ब्रोमीन और धातु है, आयोडीन भी क्या है, और धातु है। तो इसका मतलब यहाँ देखिए अधातु का उसके यौगिक से क्या हो जाना, विस्थापन। यानी यहाँ अधातु निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, चाहे वो कम क्रियाशील रहे। देखिए अभी था, इससे पहले मैंने क्या पढ़ा कि धातु में अगर अधिक क्रियाशील है तो कम क्रियाशील वाले को निकाल दिया जाएगा। शर्त यह था कि दोनों धातु था, लेकिन अब यह है कि अगर कम क्रियाशील धातु है और अगर अधातु है तो वो अधातु को क्या करेगा, विस्थापित कर दिया जाएगा। यानी धातु चाहे वो कम क्रियाशील हो, धातु अधातु को विस्थापित करेगा। किसको, अधातु को, ध्यान रखिएगा, अधातु को क्या करेगा, विस्थापित। वो कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील किसमें था, तो ध्यान दीजिएगा कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील वो था धातु में। लेकिन अगर कम क्रियाशील भी है और अधातु है तो वो क्या कर देगा, तो कम क्रियाशील धातु जो है अधातु को वो विस्थापित करेगा। जैसे आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं क्या है कि सोडियम ब्रोमाइड NaBr जो है, सोडियम ब्रोमाइड को इससे देखिए तो किसके जलीय विलयन में डाल दिया गया है, यानी क्लोरीन के जलीय विलयन से प्रवाहित करने पर या फिर प्रवाहित करने पर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। और ब्रोमीन को क्या करेगा, वो विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, जैसे देखिए सोडियम, ठीक है, सोडियम कम क्रियाशील धातु है, लेकिन इसके साथ कौन है, अधातु है। अधातु कौन है, ब्रोमीन। तो यही अब सोडियम जो है धातु के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो NaCl देखिए तो NaCl अब ये हो गया। लेकिन जो ब्रोमीन अधातु है उसको क्या कर दिया, विस्थापित। यहाँ आप देखिए पोटेशियम, ध्यान देखिए क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड जो है उसके बाद अभिक्रिया वो किससे करता है, तो क्लोरीन से, क्लोरीन गैस से। तो यहाँ भी देखिए जो आयोडाइड है यानी आई जो है वो तो आयरन है, यानी आई जो है I2 क्या है, तो आपको पता है क्या है, नमक है, आयोडीन। तो आयोडीन जो है उसको भी क्या कर दिया जा रहा है, विस्थापित। अगला है इसी में नंबर 3 कि
कि क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, जब अम्ल से, ध्यान दीजिएगा, क्रियाशील धातुओं द्वारा, क्रियाशील तो पहले धातु होगा, साथ ही साथ अम्लों से जब विस्थापन करेगा, मतलब क्रियाशील धातुओं के द्वारा अगर अम्ल से विस्थापित यानी जो अभिक्रिया करेगा तो उससे कौन सा गैस निकल जाएगा? हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा। अब अम्ल, भस्म, लवण क्या होता है? तो अम्ल वो होता है, अम्ल क्या अम्ल क्या होता है? तो अम्ल होता है जिसमें H+ दिखे, यानी जिसमें H दिख जाए वो अम्ल है, और जिसमें OH दिख जाए वो भस्म है। चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ सिर्फ H देखना है। अगर आपको इस प्रकार दिखे OH, H से पहले O दिखे तो समझ जाइए ये भस्म है, और ये H+ दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है? अम्ल है। अब ध्यान दीजिए, तो वही लिखा गया है कि क्रियाशील धातुओं द्वारा किसका? अम्लों से जब मतलब जो है अभिक्रिया करेगा तो वो क्या कर देगा? जो H गैस है उसको बाहर कर दिया जाएगा। इसको बाहर कर दिया जाएगा, H गैस को क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा, यानी हाइड्रोजन को बाहर कर दिया जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, जिंक जो है क्रियाशील धातु, आपको पता है। H2SO4 ये देखिए अम्ल है, H2SO4 क्या है? अम्ल है। उसमें देखिए H2SO4 जब अम्ल है तो यहाँ से H2 को क्या कर देगा? विस्थापित, क्योंकि पहले बोला गया है कि हाइड्रोजन का क्या हो जाता है यहाँ? विस्थापन। तो ये क्या हो जाएगा? ZnSO4 हो जाएगा, साथ ही साथ ये H2, ये देखिए ऊपर की ओर मैंने तीर दिया है, इसका मतलब है कि ये गैस क्या हो रहा है? निकल रहा है। अब आ जाइए, हम लोगों का जो अगला नियम है, यानी अगला जो अभिक्रिया है वो है उभय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इससे पहले मैंने पढ़ा एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिर्फ एक वस्तु का यानी एक तत्व का विस्थापित हो रहा था। अब हो गया उभय विस्थापन, यानी 1+, अब यहाँ दो को विस्थापित होगा। क्या होगा? अब यहाँ उभय विस्थापन का मतलब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दो तत्व या फिर यौगिक का क्या हो जाना? विस्थापित हो जाना। ध्यान दीजिए कैसे। अब यहाँ कैसे होगा विस्थापित? वहां तो था कि इसके रूप में, अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील के रूप में। अगर कम क्रियाशील और अधातु है तो भी अधातु को विस्थापित कर देगा। दूसरी बात ये कहा गया कि अगर क्रियाशील है, साथ ही साथ अगर अम्ल है, तो अम्ल में जब अभिक्रिया होगा तो जो हाइड्रोजन है H+ आयन का जो अम्ल होता है उस H को वो निकाल देता है। लेकिन यहाँ वो नियम फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? जरा देखिए, यहाँ एक नियम ये करता है कि अगर मान लीजिए आपने एक जैसे कोई पदार्थ लिखा NaCl, तो यहाँ इसका ये प्लस वाला पार्ट है और ये वाला क्या है? माइनस वाला। तो कोई और दूसरा पदार्थ अगर आप देखेंगे H2SO4 अगर ले लें, H2SO4 तो H2+ है O, यानी SO4 जो है वो नेगेटिव है। तो दोनों पदार्थ का अगर हम देखें, इन दोनों को जब हम संयोग करेंगे तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, एक का प्लस लेंगे तो दूसरे का माइनस, अगर दूसरे का पहले का माइनस लिया है तो दूसरे का प्लस। तो इस तरह हम लोग यहाँ क्या करेंगे? विस्थापित करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में लिखा गया है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया दो यौगिकों, देखिए लिखा गया ना, दो यौगिकों अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, यानी एक्सचेंज करने यानी करता है, और एक नए यौगिक का निर्माण करता है। तो यहाँ यौगिक हो रहा है, वहाँ तत्व चल रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यौगिक। यहाँ यौगिक का ही जो है, यानी दो यौगिक रहेगा, उनमें ही अपना आदान प्रदान करेगा, एक्सचेंज करेगा। जैसे कि मैंने जो कहा, ध्यान दीजिए यहाँ, अब इस चीज़ को सुनिए। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास जो है उभय विस्थापन के लिए एक्स, वाई और ए बी, देखिए तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि देखिए इसका यानी एक्स वाई में से एक्स जो है प्लस वाला पार्ट होगा और जो वाई वाला पार्ट है वो कैसा वाला होगा? माइनस वाला। अगर ए बी में देखें तो पहला ए प्लस होगा, और वो बी में देखें तो ये बी वाला जो पार्ट होगा वो माइनस होगा। इसका मतलब है कि एक्स और जो ए है वो धनायन है, और जो y और जो b है यानी दोनों का पीछे वाला पार्ट वो क्या है? ऋणायन है। यहाँ एक बात तो क्लियर हो गया। यही चीज़ अब इस चीज़ को समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो एग्जाम्पल में आप क्या देख पा रहे हैं कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्या है? सोडियम क्लोराइड के जब जलीय विलयन में मतलब सिल्वर नाइट्रेट, देखिए तो यहाँ देखिए हम इस चीज़ को लिख पा रहे हैं, आप लोग समझ पाएंगे। NaCl में जलीय विलयन में किसको डालेंगे? AgNO3 को, तो यह क्या बनाएगा उस चीज़ को देखिए। अब ये कैसे विस्थापित करेगा?
विस्थापित कैसे करेगा, तो Na जब आप देख पा रहे हैं तो ये प्लस वाला पार्ट है, और Cl जो क्लोरीन है वो कैसा वाला है, माइनस वाला। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें आगे तो ये देखिए, तो Ag जो है ये कौन सा पार्ट है, तो आप कहेंगे सर ये प्लस पार्ट है। कौन सा पार्ट है, तो बोलेंगे सर ये कौन सा है, तो प्लस पार्ट है। और अगर NO3 की बात करें, किसकी बात करें, NO3 की बात करें, तो ये कैसा पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट है। कैसा पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट है। अब इस चीज को समझिए, नेगेटिव तो पार्ट है, अब ये अभिक्रिया जो विस्थापित होगा वो किस प्रकार करेगा वो चीज समझिए। यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर, Ag मतलब होता है सिल्वर, सिलियम जो कहने का मतलब है सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा, यानी विस्थापित कैसे करेगा जब अभी, तो देखिए ये क्या करेगा कि NaCl इसका अगर प्लस वाला आप ले रहे हैं तो दूसरे वाले को क्या किसमें मतलब एक साथ विस्थापित करेंगे, यानी इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ, यानी इस क्लोरीन को ये क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो विस्थापित करने का मतलब ये है कि क्लोरीन जब निकल जाएगा, यानी इसका माइनस वाला इससे प्लस के साथ अभिक्रिया करता है और इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ। तो देखिए NaNO3 देखिए आपको दिख रहा है NaNO3, उसके साथ देखिए तो Ag प्लस वाला है, तो Ag को प्लस पहले लिखेंगे, अब क्लोरीन माइनस में है तो AgCl, देखिए AgCl है ना, Ag पहले है Cl माइनस में। आप इसी प्रकार इसको भी देखिए नंबर 2 में Ba, यानी जो Ba है और उसके बाद क्या है Cl2 है। उसके बाद देखिए उसी में एक नया पदार्थ है Na2SO4, तो क्या बना रहा है, तो इसका Ba है यानी प्लस वाला है, और इसका जो SF4 है यानी SO4 है वो एक साथ अभिक्रिया कर रहा है, इसका प्लस इसका माइनस। अगर मैं इसकी बात करूं Cl2 की, तो Cl2 निगेटिव, और इसका अगर पॉजिटिव की बात करें तो NO2 पॉजिटिव, तो इसका देखिए तो NaCl अभिक्रिया करने के बाद ये पदार्थ बन जाता है। उसी प्रकार एक और है नंबर 3 FeS H2SO4, तो Fe जो है इसका पॉजिटिव वाला है और S नेगेटिव वाला है, और इसमें देखें तो H2 जो है पॉजिटिव है तो SO4 क्या है, नेगेटिव है। तो एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव के साथ क्या होता है, ये ऐसे विस्थापित करता है, यानी दो यौगिकों के साथ विस्थापित करता है, एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज कर लेता है, अदला बदली कर लेता है। नंबर 5 पे हम देखते हैं, तो 5 नंबर पे जो मेरा अभिक्रिया है वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। और अवक्षेपण अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। अवक्षेपण का मतलब होता है, अवक्षेप पहले समझिए, जब किसी विलयन को, जब कोई चीज़ आप बनाते हैं, पानी का सॉल्यूशन लेते हैं जिनमें कि मिक्सअप करते हैं, और उसमें अगर जब मिलाते रहिए और कोई ठोस के रूप में कोई पदार्थ उससे निकल जाए। सपोज कीजिए इसको ऐसे है कि आप घर में दही रखते हैं ना, दही का जो छाली होता है उसको रखते हैं और उसको पानी में गूंदा जाता है, पूरा गूंदा जाता है, तो एक गोल टाइप का निकलता है जिससे क्या कहते हैं, उससे हम लोग घी बनाते हैं। तो एक गूदा टाइप का जो पार्ट्स निकलेगा मोटा टाइप में, यानी उसके तुलना में वो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाता है, जिससे हम घी फिर निकालते हैं। तो वो वाला जो पार्ट है वो एक क्या हो जाएगा, तो अवक्षेप हो जाएगा, यानी अवक्षेप बनेगा। क्या होगा, अवक्षेप। और अवक्षेप बनने की क्रिया को ही अवक्षेपण कहेंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, कहते हैं कुछ ऐसी भी अभिक्रिया होती है जिसमें प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब यह है कि अगर आपने इधर कोई अभिकारक यानी कोई फैक्टर दिया और तीर के इस पर जो आपका पदार्थ बनाता है, यानी उत्पाद के रूप में जो पदार्थ आपका बनता है वही हमारा क्या होता है, प्रतिफल। आपको पता है तीर के बाईं ओर क्या होता है, अभिकारक होता है, इधर क्या होता है, प्रतिफल यानी उत्पाद जो आपका नया पदार्थ बना और आपने किस पदार्थ का हिस्सा लिया वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिकारक। पता है आपको, इस पर क्या कहलाता है, अभिकारक, और इस पर क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। तो ये मेरा अभिकारक और ये प्रतिफल होता है। तो जो प्रतिफल है वो उत्पादक। वही बात कहा गया है कि प्रतिफल के ठोस के रूप में विलयन से क्या हो जाना, अलग हो जाना, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और लिखा गया है कि अलग होने वाला पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप। कोई चीज जो कहा मैंने, क्या कहते हैं, अवक्षेप। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराया गया है। ठीक है, जलीय विलयन के साथ क्या कराया गया, अभिक्रिया। तो वो देखिए क्या करता है कि मतलब जो है अवक्षेप का निर्माण करता है। जैसे कि ये AgCl यानी इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव देखिए तो विस्थापित, डबल विस्थापित के रूप में एक कर रहा है। उसके बाद देखेंगे तो इसका NaNO3
NaNO3, ये क्या कर दिया गया इसको, तो ये अलग हो गया। अलग हो गया तो इसको मतलब आप जो है नीचे की ओर तीर दे सकते हैं। ये क्या कर दिया, विस्थापित। यहाँ तीर दे दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, विस्थापित। अगर तीर नहीं देते हैं तो इसका तीर, अगर आप तीर देंगे तो वो क्या होगा, ऊपर, अगर ऊपर की ओर तीर देंगे तो ऊपर गैस को दर्शा रहा है कि वो निकल रहा है, गैस उड़ जा रहा है। और नीचे की ओर दे रहे हैं तो वो अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं NaNO3, तो यहाँ तीर दे दीजिएगा नीचे की ओर। अब अगला नंबर मेरा जो 6 है वो ये कहता है वैद्युत अपघटन। ठीक है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसको समझते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशंस, यानी विद्युत धारा। अब इसको समझने का तरीका सिंपल सी है कि जिस अभिक्रिया में आपको विद्युत या फिर ताप दिख जाए, विद्युत या फिर ताप दिख जाए, वो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। लिखा है कि कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा यहाँ बहुत अच्छी चीज है, द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाते हैं। और इस अभिक्रिया में जो धातु होगा वो धातु कैथोड पर, और ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन जो गैस होगा वो एनोड पर मुक्त होता है। ये कैथोड एनोड क्या होता है, जब प्रतिफल बनता है ना तो पहला वाला जो हिस्सा होता है पॉजिटिव वाला, यानी पहला वाला वो कैथोड होता है, और बाद में जो बनता है उसे एनोड कहते हैं। समझते हैं, और वो भी किसका, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस एनोड पे जाएगा, और कैथोड के रूप में क्या बनेगा, वो धातु। देखिए यहाँ देखिए आप इस चीज को अच्छी तरह से यहाँ समझ में आएगा आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन किया गया है। किसका, द्रवित सोडियम क्लोराइड। जैसे कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का मतलब ये NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ तीर के ऊपर क्या लिखा गया है, विद्युत धारा, या फिर यहाँ आप दे सकते हैं ताप। तो ताप का मतलब क्या, टेम्परेचर। यहाँ आपको हमेशा विद्युत है तो विद्युत धारा लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, विद्युत धारा। जब आपको विद्युत धारा दिख जाए तो समझ जाइए क्या है, वैद्युत, कौन सा अभिक्रिया है ये, तो आप बोलेंगे वैद्युत अभिक्रिया है, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, तो वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। ये रीजन ये है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो विद्युत दिख रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं, या फिर वैद्युत अपघटन, क्योंकि विद्युत के जाने के बाद वो क्या हो जाता है, वैद्युत अपघटन हो जाता है, अपघटित हो जाता है वो यौगिक, यानी द्रवित क्लोराइड विद्युत अपघटन हो जाता है। तो किसमें हो रहा है देखिएगा, तो Na जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कहा गया था, यानी ऑक्सीजन कोमा क्लोरीन, ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है एनोड पर जाएगा, बाकी जो पदार्थ बचेगा वो कैथोड पे। जैसे ये गैस जो होगा वो कहाँ जाएगा, एनोड पे। तो गैस कहाँ बनेगा, एनोड पे, यानी गैस को एनोड कहेंगे। बाकी जो तत्व, आपका जो तत्व या पदार्थ बचेगा उसे हम कैथोड कहेंगे। जैसे यहाँ सोडियम देख रहे हैं Na, तो सोडियम जो है वो कैथोड पे है, और क्लोरीन और ऑक्सीजन गैस अगर आ गया तो वो कहाँ चला जाएगा, एनोड पे। अब है जल का वैद्युत अपघटन। जल का वैद्युत अपघटन का मतलब ये है कि जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जलीय विलयन में, यानी जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो किस पे चला जाएगा, कैथोड पे, और जो O2 दिखे तो वही दो बात है, क्लोरीन या फिर O, ये कहाँ चला जाएगा, एनोड पर। नंबर मेरा 7 है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभी यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, समझिए, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, ध्यान दीजिएगा, यानी उदासीनी मतलब क्या हो जाना, उदास हो जाना। उदास कैसे होगा, जब कोई मान लेते हैं दो पदार्थ है और दो पदार्थ का गुण अलग अलग, उन दोनों को मिक्सअप कर देंगे, और दोनों का गुण ना ज्यादा, किसी का ज्यादा, मान लेते कोई ज्यादा खट्टा है कोई ज्यादा मीठा है, ठीक है, या फिर कोई तीता है और मीठा है, उन दोनों को मिक्सअप कर देंगे, और जब तो ना ज्यादा तीता रहेगा ना ज्यादा मीठा होगा, क्या हो जाएगा, बीच वाला गुण प्राप्त होगा। तो जब बीच वाला गुण प्राप्त होता है उसे हम उदासीनीकरण कहते हैं, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई अम्ल या फिर भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ, और क्या कहलाता है, ध्यान दीजिए, जब अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया करेंगे, जब अम्ल और भस्म के साथ जब आप अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या बनाएगा, आपका लवण बनाएगा, साथ ही साथ जल बनाएगा। समझिए, अम्ल और भस्म और लवण को समझते हैं क्या होता है। अम्ल, भस्म और लवण, ध्यान दीजिए, अम्ल का मतलब होता है जिसमें H+ दिखता है, जिसमें आपको H दिखे पहले के रूप में या फिर बीच में, अधिकतर ये पहले दिखेगा, तो आप ये क्या होगा, ये अम्ल की पहचान हो जाएगी। और भस्म की पहचान कैसे करेंगे, जिसमें OH मिलेगा, यानी H से पहले क्या आएगा, O,
तो वो OH जो होता है वो नेगेटिव होता है, H जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जिसमें H दिख जाए वो अम्ल है, और जिसमें OH दिख जाए वो भस्म है, और जिसमें ये दोनों ना दिखे वो क्या है, लवण है। ना ही H दिखेगा ना ही OH दिखेगा, यानी दोनों में कुछ नहीं दिखेगा, तो वो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और उसके साथ H2O जल जानते ही हैं। चले, तो जैसे एग्जाम्पल की ओर हम देखें, तो एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखिएगा, तो आपका ये HCl देखिए तो अम्ल है, H आ गया। अच्छा, इसमें NaOH है, ठीक है, देखिए तो क्या है, NaOH। बस यहाँ ये समझिए OH आ गया तो ये भस्म है, और इसमें देखिए H आ गया तो ये अम्ल है। अब क्या कहा गया कि एक लवण और एक अम्ल और एक भस्म जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण। लवण देखिए बना हुआ है कि नहीं, क्या इसमें H है या फिर क्या इसमें OH है, तो बोलेंगे सर कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बन गया ये लवण बन गया, और H2O ये देखिए तो जल है। दूसरा नंबर जब आप देखते हैं H2SO4 और 2KOH, तो अब यहाँ देखेंगे दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर में भी वही चीज़ है। क्या दिख रहा है दूसरा नंबर में, कि H इसमें दिख रहा है ये वाले पदार्थ में, जिसका मतलब अम्ल है, इसमें OH दिख रहा है, इसका मतलब ये भस्म है, और इन दोनों में ना H है ना OH है, ना H है ना OH है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, लवण बन गया, और H2O क्या है, ये जल है मेरा। तो यहाँ से क्या हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया मेरा समाप्त हो जाता है। देखिए नीचे एक नोट है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल तथा भस्म एक दूसरे के गुणों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, यानी एक दूसरे का जो पूर्णतः गुण है उसको समाप्त कर देता है, और एक न्यूट्रशन पे आ जाता है, ना तुम्हारा गुण ना मेरा गुण, अब दोनों का गुण, ठीक है, ये वाला हो गया। नंबर 8 पे आ जाते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए प्रकाश रासायनिक यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन को समझिए, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है आप देख पा रहे हैं, ये वाला प्रकाश रासायनिक, जब भी आपको सूर्य का प्रकाश दिखे, प्रकाश का मतलब रासायनिक, जैसे कि मैंने विद्युत कहा तो विद्युत आएगा, उसी प्रकार अब यहाँ देखिएगा तो ये है मेरा प्रकाश, तो यहाँ प्रकाश, सूर्य का प्रकाश दिख गया, यानी कोई प्रकाश दिख गया, प्रकाश अगर लिखा है तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, समझिए। जैसे AgCl ये क्या है, एक तो यौगिक है, और सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो इसको क्या हो गया कि Ag अलग हो गया और क्लोरीन गैस अलग हो गई। यहाँ समझिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश ऊर्जा की मदद से अभिकारक अणुओं में रासायनिक और भौतिक बदलाव आते हैं, ठीक है, यानी रासायनिक रूप से और भौतिक रूप से बदलाव आते हैं। इसका पहचान का तरीका यह है, जब सूर्य प्रकाश दिख जाए वो क्या है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। नंबर 9 है ऑक्सीकरण व अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अवकरण अभिक्रिया, और इस चीज को समझिए बहुत अच्छा है ये। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शंस, यानी ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया होती है जो हमेशा साथ साथ होती है, यानी ऐसा नहीं कि ऑक्सीकरण अलग होगा और अवकरण अलग होगा, नहीं, दोनों एक ही साथ अभिक्रिया होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण व अवकरण अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब एक करके समझते हैं कि ये जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण समझते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, जिस मतलब जो है अभिक्रिया में O का क्या होगा, जुड़ाव होगा, और O के साथ H का क्या होगा, निष्कासन होगा। यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन निकलेगा तो वो कौन सी अभिक्रिया होगा, तो ऑक्सीकरण। जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ, ध्यान दीजिए, तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ जाना तथा या फिर अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ता दिखाई दे रहा है, अगर उस समीकरण में हाइड्रोजन अलग दिख रहा है कि त्याग होगा, तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे कि कार्बन एक तत्व है, देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इनके साथ जुड़ जा रहा है, देखिए यह जुड़ गया, तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीकरण। फिर ये हाइड्रोजन क्लोराइड है और उसके साथ देखिए MnO जुड़ गया, तो Mn क्लोराइड यानी मैग्नीशियम क्लोराइड जो है उसके साथ क्या बन गया, जल, और उसके बाद क्लोरीन गैस, ये क्या है, ऑक्सीकरण का उदाहरण। तो ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अवकरण देखिए, इसी का ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होता है, तो अवकरण को समझते हैं, यानी रिडक्शन रिएक्शन। ये जो अवकरण अभिक्रिया है इसको समझिए। अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व यौगिक के साथ
अब उल्टा, जैसे कि मैंने पहले क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन को वहाँ जोड़ा जाता था, अब यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगा, निकलेगा, और वहाँ हाइड्रोजन निकल रहा था तो यहाँ हाइड्रोजन जुटेगा। यानी इसका मतलब ये है कि जस्ट उल्टा है, यानी हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, त्याग। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे अवकरण अभिक्रिया। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, ये देखिए तो हाइड्रोजन है और O2 है, क्या है, O2 है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, O के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो H2 + Cl2, यहाँ भी H जुड़ रहा है। उसके बाद यहाँ देखें तो CuO + H2, तो यहाँ देखिए तो O का क्या हो गया, बिखराव हुआ, बिखराव हो गया। तो बिखराव होने को ही क्या कहते हैं हम लोग यहाँ, यानी जुड़ने को, उल्टा, उस ऑक्सीकरण अवकरण। अब ये एक स्टार है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हमेशा एक साथ होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं अवकरण जो अभिक्रिया है हमेशा वो एक साथ होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख पा रहे होंगे CuO + H2, Cu + H2O ये बनाता है। तो ये ऑक्सीकरण कैसे हुआ, ध्यान दीजिए। इसमें ऑक्सीजन जुटा हुआ है, ऑक्सीजन जुटा हुआ है, Cu को अलग कर रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन जुटा हुआ था तो यहाँ से ऑक्सीकरण हो गया। और यहाँ से आप देखेंगे अवकरण इसलिए क्योंकि ये H2 यहाँ आके क्या हो गया, जुट गया, H2 आके क्या हो गया, जुट गया। तो H2 यहाँ से हाइड्रोजन जुट गया तो ये अवकरण है, और यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, या फिर ये देखिए तो हाइड्रोजन निकल रहा है अलग, तो निकला तो नहीं है, तो यहाँ हाइड्रोजन अलग तत्व दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीकरण है। अगर इस इक्वेशन में आप जैसे देखेंगे तो ऑक्सीकरण देखिए, H2 यहाँ क्या है, अलग हो जा रहा है, S से क्या हो रहा है, H2 अलग हो जा रहा है, और इन दोनों में अवकरण का मतलब है कि यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। तो ये ऑक्सीकरण अवकरण। आज के लिए इतना ही रहेगा, ये सीरीज का दूसरा क्लास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। एक बार फिर कहेंगे, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।